अस्सलाम वालेकुम, वीज़ा एडवाइज़र से हुसैन बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आज बैंक स्टेटमेंट को डिस्कस करना चाह रहा हूँ स्वीडन के लिए जो बैंक स्टेटमेंट है दैट इज़ समहाउ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी ट्रिकी डॉक्यूमेंट टू प्रूव एंड टू प्रोवाइड इन द एम्बेसी। एम्बेसी जो है वो सोर्स ऑफ फंड्स डिमांड करती है आपसे, और नॉर्मली स्टूडेंट सोर्स ऑफ फंड्स इस्टेब्लिश ही नहीं करते। अगर 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 पैसे आपके अपने हैं और घर में आपने किसी संदूक में रखे हुए हैं, तो जनाब अपने पैसों को अपने अकाउंट में जब आप रखवाएंगे तो आपको जस्टिफाई करना है ये पैसे आए कहाँ से, जो कि स्टूडेंट नॉर्मली बॉदर ही नहीं करते और वक्त से पहले इसको प्री प्लान नहीं करते। तो एम्बेसी में जब वो पूछा जाता है आपसे कि वे डिड यू गेट दीज फंड्स, तो फिर वो ब्लैंक होते हैं और उनके पास कोई आंसर नहीं होता। आप जो सोर्स ऑफ फंड्स दें वो सोर्स ऑफ फंड्स ऐसे होने चाहिए कि आपको बाद में ट्रबल ना हो। बहुत से लोग कहते हैं मैंने प्रॉपर्टी बेची है। प्रॉपर्टी हुजूर ऐसे नहीं बेची जाती। प्रॉपर्टी अगर बेची है, अगर वो प्रॉपर्टी एलडीए के अंदर आती है तो फिर एलडीए का ट्रांसफ़र लेटर लगेगा, जो कि आप वहाँ पे बैठे बैठे नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे। क्या होगा? वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप कहते हैं जो अगेन प्रॉपर्टी सेल की है, तो अगर एलडीए के अंदर नहीं आती तो फिर रजिस्ट्रार के अंदर आती होगी, आपको रजिस्ट्रार की रजिस्ट्री देनी पड़ेगी, जो कि उस वक्त आपके पास नहीं होगी। वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। सो अगर आप कहते हैं मैंने गाड़ी बेची है, भाई गाड़ी बेची है तो वो भी एक्साइज से नाम पे होती है, ट्रांसफ़र लेटर होता है, सेल डीड एग्रीमेंट होता है। सेल डीड एग्रीमेंट तो खैर बना लेते हैं लोग इधर उधर से, बट एक्साइज का लेटर कहाँ से बनाएंगे? जो कार्ड था, गाड़ी का कार्ड था, जो आपके नाम पे गाड़ी थी वो बेची है, वो किसके नाम पे हुई है, उसके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और अगर वो नहीं प्रोवाइड करेंगे, ज़ाहिर है बैठे बैठे आप अगर ये बात ऐसे खुद से सोच के कह रहे हैं कि जी मैंने बैंक गाड़ी बेची है, तो भाई आपको वो एक्साइज का लेटर भी देना पड़ेगा, ट्रांसफ़र लेटर देना पड़ेगा, वो जो कार्ड जिसके ऊपर नाम होता है वो देना पड़ेगा। वो नहीं दे पाएंगे, वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो आप आसानी से चीज़ों को साबित कर सकते हैं वो ये हो सकता है कि आई हैव कैटल फार्म, मेरे पास मवेशी हैं, मवेशियों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, मवेशियों की कोई एलडीए ट्रांसफ़र लेटर नहीं होते, कोई रजिस्ट्री नहीं होती, समझ रहे हैं? एक तो ये हो सकता है। सेकेंडली, सोना, गोल्ड। आप गोल्ड के बिस्किट लेके उसको भी खैर समहाउ आपको सोर्स ऑफ फंड्स प्रोवाइड करने होंगे। आप बिस्किट लेके गोल्ड के किसी सुनार के पास जाएं और जिससे भी आपने लेन देन किया है उससे भी प्रॉपर रसीद लें। रसीद के ऊपर सुनार का, गोल्ड स्मिथ का नंबर हो और उसे कहें कि भाई वेरीफाई कर देना। और इस तरह के डॉक्यूमेंट लोग बनवा भी लेते हैं समहाउ। तो ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जस्टिफाई करना। तो यू कैन से आपकी वाइफ जो है वो भी सोना शो कर सकती हैं। सोना जो है आपका एक्चुअल में है सोना, और सोने के पीछे ट्रेल नहीं होती कोई। तो आप गोल्ड को भी सोर्स ऑफ फंड्स के तौर पर कह सकते हैं, लेकिन मसला ये है आप जस्टिफाई कर रहे हैं। जो हम केस प्रिपेयर करते हैं वो केस को ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि जस्टिफाई ना करना पड़े, आपसे क्वेश्चन ही ना पूछा जाए। आप स्टेटमेंट को ऐसे एप्पल पाई ऑर्डर बना लो कि आपको जस्टिफाई ना करना। वो कैसे होगा जनाब? आप एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं 15 जनवरी को, राइट? थोड़ा सा आप समझना, आपको टेक्निकल चीज़ को समझना। बैंक स्टेटमेंट को मैं बताता हूँ आपको। आपका रिजल्ट आएगा मार्च अप्रैल में, राइट? उस अप्रैल के अंदर आप यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस पे करेंगे, क्लियर? मई के अंदर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। स्वीडन के लिए आपको 6 माह पुरानी स्टेटमेंट, 6 माह, अगर मई में अप्लाई कर रहे हैं तो 1 दिसंबर से 30 दिसंबर की स्टेटमेंट लगानी होगी। आप जो स्टेटमेंट आपने लगाई है इसी को जस्टिफाई करना है आपने। अगर इसमें कोई रैंडम ट्रांजैक्शन नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो नीड टू जस्टिफाई। तो कहने का मकसद है अगर आपने कोई रैंडम ट्रांजैक्शन करनी है, पैसे आपके घर में पड़े हुए हैं या किसी से उधार लिए हैं, तो वो दिसंबर से पहले पहले रैंडम ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में करवा लें। अगर सिंगल जा रहे हैं तो 45 लाख, 50 लाख अपने अकाउंट में, 50 लाख एहतियातन 50 लाख रखवा लें। विद फैमिली जा रहे हैं तो 1 करोड़, 50 आपके अकाउंट में, 60 वाइफ के अकाउंट में, या 60-40 का फिगर या 50-50 का फिगर बेटर है। 60-40 का फिगर जो स्पाउस है, जो मेन एप्लीकेंट है सॉरी, उसके अकाउंट में 60 रखवा दें। आप जब स्टेटमेंट आप रखेंगे उनके सामने 1 दिसंबर से 30 मई तक की, 6 माह की, इसमें कोई रैंडम ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं है, तो जस्टिफाई क्या करना? रैंडम ट्रांजैक्शन तो नवंबर में हुई थी, वो तो शो ही नहीं करनी, वो तो स्टेटमेंट में आनी नहीं है।
So it's somehow a very complicated and tricky process. You might not be able to furnish that document. You might not be able to justify where you get these funds. So if you want to hire ourselves, I'm myself a lawyer. I can tell you how to justify your own funds. वो फंड्स की बात नहीं कर रहा जो किसी से लिए हैं, उधार लिए हैं, ये VCD। मैं अर्ज कर रहा हूँ जो आपके अपने फंड्स हैं, जो आपके अपने फंड्स हैं। जी, आपको अपने फंड्स को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। आपने जो घर में संदूकड़ी में रखे हुए हैं पैसे, वो अपने अकाउंट में डलवाएंगे तो जस्टिफाई करना पड़ेगा कहाँ से आ रहे हैं। So it's better you hire our services. We are a very competent team of lawyers. We can assist you regarding how to handle embassy interview in Swedish embassy when you will be interviewed. Probably your interview will be conducted probably in June or July if this is automatic. So you will face an interview in June or July. At the end of July or in August, you will receive your visa. At the end of August, you will fly. In September, 1st of September or end of August, you probably will be attending a class in Sweden. Thank you very much for watching this. Stay tuned for these kind of technical and tricky documents to justify and hire service staff. Visa Advisor Private Limited. We are here to assist you legally. Thank you.